हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डी पाठशाला यानी कि डीबी पाठशाला। तो बच्चों, आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे न्याय का तराजू और सच का रखवाला के बारे में, यानी जुडिशरी यानी न्यायपालिका के बारे में। तो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डी पाठशाला। हम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम डी बीटीसी के सभी विषय बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में पढ़ाते हैं, जिससे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आ सके। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो या फिर हिंदी मीडियम के हो तो आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड पाठशाला को ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ पे हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप हमको इंस्टाग्राम पे अगर हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो dp.पाठशाला हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे आइए, हमसे बात करिए। ठीक है, कोई अगर कोई क्वेश्चन रहा करे तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं, यहाँ कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं आप। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने कल की क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था। तो आज है हम लोग की क्लास 22। ठीक है, आज की क्लास कितनी है? 22 है अपनी। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की। आई थिंक 25 जाकर के 25 में खत्म हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान आपका। तो बच्चों, देखते हैं लास्ट क्लास हमने क्या क्या पढ़ा था, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं और फिर आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो। कल हमने पढ़ा था उपराष्ट्रपति के बारे में, यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। चुनाव इनका लोकसभा और राज्यसभा सदस्य मिलकर के इनकी चुनाव करते हैं। आयु 35 वर्ष प्लस होनी चाहिए। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, लॉ मेकिंग प्रोसेस में हमने पढ़ा कि कानून बनाने के लिए संसद में विधेयक यानी बिल पेश होता है। ठीक है, फिर साधारण विधेयक अगर हो, ठीक है, तो उसमें 3 वाचन होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। दोनों सदनों में से पास होने के बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर से कानून बनता है कि नहीं। उसके अलावा धन विधेयक जो दूसरा टाइप का होता है, उसमें क्या सिर्फ लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में नहीं। राष्ट्रपति की अनुमति से होता है, राज्यसभा केवल सलाह दे सकता है और लोकसभा के ऊपर है कि वो सलाह को माने चाहे ना माने। ठीक है, बहुमत का शासन, रूल ऑफ मेजोरिटी। चुनाव में बहुमत दल सरकार बनाता है। कानून पारित करने के लिए वे बहुमत जरूरी होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा। व्यवस्थापिका, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा में आपके 430 सदस्य होते हैं। कार्यकाल आपका 5 वर्ष का हो गया। विधान परिषद 100 सदस्य चुने हुए और राज्यपाल द्वारा मनोनीत यानी नॉमिनेट होते हैं। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। कुल जनपद कितने हैं? 75। कार्यपालिका हमने पढ़ा एग्जीक्यूटिव, जिसमें कानून का लागू कराती है। ये शामिल कौन कौन है इसमें? प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में हमने पढ़ा कि ये मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। ठीक है, हेड होते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति ये करते हैं और विभागों का बंटवारा भी करते हैं। किसको हटाना है, किसको रखना, वो भी करते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं ये, और कार्य इनका मंत्रिपरिषद का नेतृत्व, राष्ट्रपति को जानकारी देना। ठीक है, फिर राष्ट्रपति पद का नामांकन आपका 50 लोग करते हैं। प्रस्तावक और अनुमोदक। ठीक है, मतलब 50 लोग आपका चूज करते हैं कि ये सही रहेंगे, नॉमिनेट करते हैं, और फिर 50 लोग आपके ये करते हैं कि मतलब कि 50 सांसद जो हैं वो कहते हैं कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए सही है, और 50 सांसद उनकी बात का समर्थन करते हैं, उनका वोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति का पद का नामांकन इस तरीके से होता है। 50 और 50 सांसद और फिर 50 संसद उनके समर्थन की बात कर दे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा संसद के अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के सदन हमने पढ़े लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो ये थी हम लोग की कल की क्लासेस बच्चों। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 22। ठीक है, 22वीं क्लास है आज की, इसको बिठा देते हैं पहले। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यायपालिका यानी जुडिशरी के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई गलती करता है या किसी के साथ नाइंसाफी होती है तो उसे न्याय कैसे मिलता है? यहाँ तक कि कौन न्याय तय करता है कि कौन सही है और कौन गलत है। और अगर हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश कोई करे तो हमें कौन बचाता है? ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम आज जानेंगे। तो इन सभी सवालों का जवाब है हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी। ये सरकार के वो अंग हैं जो न्याय का तराजू थामे हुए हैं और सच का रखवाला है। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट डीपी पाठशाला से। ठीक है, आज हम देश के इन सबसे महत्वपूर्ण टीम यानी न्यायपालिका के बारे में सीखेंगे कि कैसे ये काम करती है, इसकी संरचना कैसे है और ये हमें कैसे न्याय दिलाती है। तो किताब और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, पेन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की सुपर डुपर इंटरटेनिंग जस्टिस लीग की वाली क्लास। ठीक है, बात करते हैं न्यायपालिका यानी सरकार का सबसे जरूरी जो अंग होता है वो न्यायपालिका होती है बच्चों। तो दोस्तों, हमारी सरकार के 3 मुख्य अंग होते हैं। ठीक है, 3 मुख्य अंग होते हैं
विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून लागू करती है, और न्यायपालिका यानी जुडिशरी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, तीनों चीज। तो न्यायपालिका सरकार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य काम अपराधियों को दंड देना है, यानी पनिशिंग क्रिमिनल्स, और यह देखना कि सबके साथ न्याय हो, ठीक है। न्यायपालिका का ढांचा देखते हैं, तो हमारे न्यायपालिका का ढांचा यानी न्याय की सीढ़ी बच्चों। तो दोस्तों हमारे देश में न्यायपालिका का एक खास ढांचा है, जैसे सीढ़ी होती है ना, उसी तरीके से सबसे ऊपर से लेकर के नीचे तक अदालतें बटी हुई है, ताकि सबको न्याय मिल सके, ठीक है। तो केंद्र स्तर, स्टेट वाला, इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाला, इस तरीके से अलग अलग आपके ढांचे होते हैं। तो हमारे देश की न्यायपालिका का एक ढांचा, खास ढांचा है, सीढ़ी जैसे सबसे ऊपर से लेकर के नीचे तक अदालत बटी हुई है। पहला था केंद्र स्तर यानी सेंट्रल लेवल, ठीक है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो हमारी राजधानी नई दिल्ली में है, यह पूरे देश की सबसे बड़ी अदालत है, ठीक है। राज्य स्तर, ठीक है, सेंट्रल वाला आपने जान लिया। सेंट्रल वाला क्या हुआ, सेंट्रल वाले में क्या आपका सुप्रीम कोर्ट है, जो आपका राजधानी दिल्ली में है, ठीक है, सबसे उच्च। राज्य स्तर में स्टेट, अलग अलग स्टेट में आपके होंगे उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, जैसे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, यहाँ हर राज्य की सबसे बड़ी अदालत होती है यह, ठीक है। फिर आता है जनपदीय न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट। तो ये अदालतें हर जिले यानी डिस्ट्रिक्ट में होती है। इन्हें दो मुख्य भागों में बांटा गया है, जैसे सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट, ये हर जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट के मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर पे होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय। आपने देखा होगा आपके शहर में आपका मजिस्ट्रेट न्यायालय जुडिशियल होता होगा, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये क्या है, ये फौजदारी मामलों यानी क्रिमिनल केसेस जो होते हैं के लिए होता है। फौजदारी मामले वो होते हैं जिनमें कोई अपराध यानी क्राइम हुआ हो, जैसे कि चोरी हो गया या मारपीट हो गया, ये सारे आपके क्रिमिनल केसेस में आते हैं बच्चों, ठीक है। जमीन वगैरह का मामला अगर आ गया तो आपका सिविल में आ जाता है, ठीक है। दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट, तो ये हर जनपद में मुख्यालय में होते हैं। सिविल जज का न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ सिविल जज, तो ये दीवानी मामलों यानी सिविल केसेस के लिए होते हैं। दीवानी मामले वो होते हैं जैसे जिनमें पैसे का लेन देन हो, ठीक है, जमीन जायदाद का विवाद हो, ठीक है, शादी विवाह जैसे झगड़े होते हैं, तो ये सारे आपके सिविल केसेस में आते हैं, यानी सिविल जज के न्यायालय में ये सब की दीवानी आती है, ठीक है, दीवानी मामला। और आपने वो क्रिमिनल केसेस यानी फौजदारी मामला आपने देख लिया, ठीक है। तो मुंसिफ का न्यायालय एक होता है, मुंसिफ कोर्ट, ये भी दीवानी मामलों के लिए छोटे छोटे केस देखते हैं, ठीक है। तो दीवानी मामला जो होता है ये सब चीजें शादी विवाह वाला, जमीन जायदाद वाला, पैसे की लेन देन वाला, तो इन सबका छोटा छोटा हिस्सा ये देखते रहते हैं, ठीक है। मुंसिफ का न्यायालय समझ में आया बच्चों। देखो फिर से बता देता हूँ, केंद्र स्तर में आपका उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ये हमारी राजधानी नई दिल्ली में है, ठीक है। ये पूरे देश की सबसे बड़ी और सर्वोच्च अदालत होती है, ठीक है। राज्य स्तर में आपका हाई कोर्ट होता है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो राज्य स्तर में आपका हाई कोर्ट होता है, और ये हर राज्य की सबसे बड़ी अदालत होती है। जैसे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है, ठीक है। जनपद में हम देखते हैं जनपदीय न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स में, तो ये अदालतें हर जिले में होती हैं। इन्हें दो मुख्य भागों में बांटा गया आपका। पहला फौजदारी मामले यानी क्रिमिनल केसेस, ये वो मामले होते हैं जिनमें कोई अपराध हुआ हो, जैसे चोरी हो, मारपीट, हत्या, इनके लिए सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट जो हर जिले के मुख्यालय पर होता है, समझे। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है, ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा जो दीवानी मामले होते हैं, दीवानी मामले यानी सिविल केसेस, तो ये वो मामले होते हैं जिनमें पैसों का लेन देन, जमीन जायदाद और शादीशुदा जैसे झगड़े होते हैं। इनके लिए दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट, ये भी हर जिले में मुख्यालय पे होता है। और सिविल जज का न्यायालय तथा मुंसिफ का न्यायालय होता है, ठीक है। समझ में आया इतना। तो देखो हर लेवल पर न्यायालय के लिए अदालत मौजूद है आपके लिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों, समझ में आया कि नहीं। समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, हमारे टेलीग्राम चैनल DLED_पाठशाला को ज्वाइन कर लें, वहां पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा db.पाठशाला हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पे भी हमें फॉलो कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। पहला आपने सेंट्रल में क्या था आपका उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, यानी कि देश की सबसे बड़ी अदालत। वो आता है ना एक इंडिया टीवी पे आता है या किसी चैनल पे आता है ना, आपकी अदालत करके, राजेश शर्मा वाला, तो वैसे ही आपका उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो देश की सबसे बड़ी अदालत जो है, तो ये है आपकी न्याय की चोटी की, ठीक है, उच्चतम न्यायालय।
तो दोस्तों भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। हम हमारे देश की सबसे ऊंची या हमारे सबसे देश की सबसे ऊंची अदालत है, सबसे टॉप पे यही है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस होते हैं और उनके साथ बहुत सारे न्यायाधीश, दूसरे न्यायाधीश यानी जज होते हैं। तो एक उसमें देखो एक आपका चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस होता है, ठीक है। और बाकी सारे उनके साथ लोग जो होते हैं दूसरे, वो न्यायाधीश होते हैं। वो क्या होते हैं? वो जज होते हैं। एक चीफ जस्टिस वाला होता है और बाकी सारे आपके वो हो गए, ठीक है। ये सारे आपके फैसला करते हैं, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश और दूसरे न्यायाधीश की नियुक्ति, इन लोगों की नियुक्ति जो होती है, अपॉइंटमेंट होती है, वो भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति जानते हैं किसके? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक यानी गार्जियन भी है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय जो है वो भारतीय संविधान का अभिभावक यानी गार्जियन है। इसका मतलब है कि यह संविधान की रक्षा करता है। क्या करता है? संविधान की रक्षा करता है और दिखाता है कि सरकार संविधान के नियमों का पालन करे, ठीक है। देखता है कि सरकार जो है वो संविधान के नियम का पालन करे। समझे इतना? देखो, भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में है। यह हमारे देश की सबसे ऊंची और अंतिम अदालत होती है, समझे। न्यायाधीश जो है तो उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है यानी चीफ जस्टिस होता है और उनके साथ बहुत सारे छोटे दूसरे न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। नियुक्ति जो होती है, मुख्य न्यायाधीश और दूसरे न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संविधान का अभिभावक यानी उच्चतम न्यायालय हमारे भारतीय संविधान का अभिभावक यानी गार्जियन भी है। इसका मतलब है कि ये संविधान की रक्षा करता है और दिखाता है कि सरकार संविधान के नियमों का पालन करे, समझे। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग उच्चतम न्यायालय के अधिकार। कौन कौन से अधिकार है यहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास? कौन कौन से पावर है? पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुपर पावर ऑफ जस्टिस, उच्चतम न्यायालय के पास कई तरीके की सुपर पावर हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहले हम ओरिजिनल ज्यूरिस्ट, तो पहले हम पढ़ते हैं इसमें प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। तो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के बारे में पढ़ते हैं, क्षेत्र अधिकार। तो कुछ खास मुकदमा यानी केसेस की शुरुआत से सुनवाई यानी हियरिंग सीधे उच्चतम न्यायालय में ही होती है, ठीक है। कुछ केसेस जो होते हैं, जैसे पहले क्या होता है, पहले नॉर्मल क्या होता है कि पहले एक आप मान लीजिए अपनी डिस्ट्रिक्ट में केस लड़ा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में आप हार गए या फिर जीत गए जो भी, फिर आप चले जाते हैं हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट फैसला देता है, मान लीजिए आपके खिलाफ गया तो आप सुप्रीम कोर्ट में फिर जाते हैं, ठीक है। तो एक ऑर्डर में आप जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस जो होते हैं, कुछ खास मुकदमा जो होता है, वो उसकी शुरुआत में ही सुनवाई जो होती है, हियरिंग जो होती है, वो सीधे उच्च न्यायालय में ही होती है। जैसे अगर दो राज्यों के बीच झगड़ा हो या केंद्र सरकार और किसी राज्य के बीच में कोई विवाद हो, ठीक है, तो इन सब केसेस में सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाती है और सुप्रीम कोर्ट सीधे फैसला सुनाती है, ठीक है। तो उसमें बीच वाले केसेस जो छोटे होते हैं उनको कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। फिर आता है अपीलीय क्षेत्र अधिकारी। ये क्या होता है? भारत में उच्चतम न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय यानी फाइनल कोर्ट है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के फैसले से खुश नहीं है तो वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है, ठीक है। वही जो हमने बताया कि डिस्ट्रिक्ट से आपने उच्च में आए, हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में आए, ठीक है। तो इस तरीके से भी होता है। फौजीदारी मामले यानी क्रिमिनल केसेस जो होता है, यदि उच्च न्यायालय किसी को अपराधी मानकर फांसी की सजा यानी मृत्यु दंड दे तो वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, ठीक है। तो अगर क्रिमिनल केसेस में अगर हाई कोर्ट जो है वो आपको फैसला सुना दे फांसी की, तो आप आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पे फिर से केस स्टार्ट कर सकते हैं। उनका फैसला जो होगा वो सर्वोच्च होगा क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। दीवानी मामले में पैसे, संपत्ति आदि के बड़े दीवानी मामलों में भी अपील हो सकती है। तो इसी तरीके से फौजीदारी मामले में भी और दीवानी मामले में भी आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। संवैधानिक मामले यानी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, अगर किसी मुकदमे में संविधान के किसी नियम की बात हो तो उसमें भी अपील की जा सकती है, ठीक है। तो ये तीन आपके हो गए। अन्य कार्य क्या होते हैं आपके? भारत का सर्वोच्च न्यायालय हमारे नागरिकों का मूल अधिकार यानी फंडामेंटल जो राइट्स है का संरक्षक यानी प्रोटेक्टर है, ठीक है। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स के कोई हानि कर रहा है, ठीक है, तो आप जा सकते हैं। अगर कोई हमारे मूल अधिकार को छीनने की कोशिश करता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो उच्चतम न्यायालय के सभी फैसलों यानी निर्णय का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, पूरी फाइल बनाई जाती है। भविष्य में जब बुक भी बन जाती है, ठीक है। भविष्य में जब ऐसे ही कोई मुकदमे आते हैं तो इन फैसलों का हवाला यानी रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए
10 साल पहले कोई केस हुआ, ठीक है, तो उसमें जज जो थे सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने कुछ फैसला सुनाया, ठीक है। अब 10 साल बाद आज के जमाने में अगर कोई उससे रिलेटेड कोई केस रहेगा तो जो वकील रहेगा वो रेफरेंस देगा कि फलाना इस 2010 के केस में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये फैसला लिया था, तो उसी हिसाब से हमको भी फैसला दीजिए, ठीक है। तो ये आप रेफरेंस के हवाला दे सकते हैं, इसलिए बुक पूरा रिकॉर्ड बनाया जाता है, ठीक है। समझ में आया बच्चों कि क्या क्या अधिकार होते हैं, पावर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार जो होता है वो क्या होता है कि कुछ खास मुकदमों की सुनवाई सीधे उच्चतम न्यायालय में ही होती है। जैसे अगर दो राज्य के बीच में झगड़ा हो जाए, ठीक है, दो राज्य के बीच में झगड़ा हो जाए, जैसे यूपी में हो गया और किसी और राज्य में हो गया, ठीक है, या फिर केंद्र सरकार जो है और किसी राज्य के बीच कोई विवाद हो जाए, तो केंद्र सरकार है जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है और कोई राज्य है सरकार, राज्य जो है, उन दोनों में लड़ाई हो जाए, ठीक है, झगड़ा हो जाए, तो ये सब विवाद में आपका सीधे सुप्रीम कोर्ट केस मुकदमा की सुनवाई कर सकता है, ठीक है। फिर आते हैं अपीलीय क्षेत्र अधिकार, अपीलीय में अपील वाला, ठीक है। तो भारत में उच्चतम न्यायालय अपील की अंतिम न्यायालय है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के फैसले से खुश नहीं है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील कर सकता है। ये है आपका न्याय की आखिरी उम्मीद, समझे। फौजीदारी मामला यानी जो क्रिमिनल केसेस होता है, तो अगर उच्च न्यायालय किसी को फांसी यानी मृत्यु दंड दे दे तो वह व्यक्ति बच्चों सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील कर सकता है, समझे। तो दीवानी मामला भी ऐसे होता है कि पैसों, संपत्ति आदि के बड़े दीवानी मामलों में भी अपील हो सकती है कि नहीं। संवैधानिक मामला जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, तो अगर आप किसी मुकदमे में संविधान के किसी नियम की बात हो तो उसे भी आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। अन्य कार्य क्या होता है, तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, हमारे नागरिकों के मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक यानी प्रोटेक्टर है, उनको बचाता है। और कोई हमारे मूल अधिकार को छीनने की कोशिश करता है तो हम सीधे बच्चों सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, ठीक है। ये हमें कानून कवच देता है, ठीक है, कानूनी कवच देता है हमको। तो उसके अलावा क्या है कि अभिलेख न्यायालय यानी रिकॉर्ड बनाता है, तो उच्चतम न्यायालय के सभी फैसलों को रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी भविष्य में जब ऐसा ही कोई मुकदमा आता है तो इन फैसलों का रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है, हवाला दिया जाता है, समझे। इतना समझ में आया बच्चों, जो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। कोई भी टीचर, यहाँ तक कि पेड कोर्सेस में भी आप जाएंगे ना, तो कोई भी टीचर है आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाएगा जिस तरीके से हम आपको ज्ञान देते हैं। और उसी हिसाब से आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबा दिया करें, जिससे आगे की क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं बच्चों न्यायाधीश की योग्यता। क्या योग्यता होती है न्यायाधीश की, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होती है। अगर न्यायाधीश अगर किसी को बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। तो जज बनने की कसौटी कैसी कैसी है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए ये जरूरी बातें हैं, वह भारत का नागरिक यानी सिटीजन ऑफ इंडिया हो, समझे, भारत का नागरिक हो पहले तो। इसके अलावा वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम यानी हाईकोर्ट में, कोई भी स्टेट के हाईकोर्ट में कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश यानी जज रहा हो, तो कम से कम 5 साल तक वो जज रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 साल तक वकील यानी एडवोकेट रहा हो, तो या फिर वो एडवोकेट रहा हो 10 साल तक वकील उच्च न्यायालय में हाईकोर्ट में, ठीक है, या फिर वो जज रहा हो 5 साल तक हाईकोर्ट में, या फिर भारत के राष्ट्रपति की नजर में कानून का सबसे बहुत खास ज्ञान यानी स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ रखता हो, ठीक है। तो राष्ट्रपति अगर उसका टेस्ट वगैरह ले लें, देख ले कि बहुत ज्यादा इसको नॉलेज है कानून के बारे में, तो वो भाई वो भी आ सकता है, ठीक है। तो उसकी आयु जो है आपकी 65 वर्ष से कम हो, ठीक है, 65 वर्ष से ज्यादा ना हो, ज्यादा ओल्ड ना हो, ठीक है। कार्यकाल जो है इनका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं, ठीक है। तो 65 साल उसका बॉन्ड है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट, अभी पढ़ते हैं, पहले इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, या किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 साल तक वकील रहा हो, या फिर भारत के राष्ट्रपति की नजर में कानून का बहुत खास ज्ञान रखता हो, उसकी आयु 65 वर्ष से कम हो नियुक्ति के समय, समझे। कार्यकाल कैसा हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है, उसके बाद नहीं रहेगा, ठीक है। समझ में आया सुप्रीम कोर्ट, सारी चीजें हमने सुप्रीम कोर्ट के बता दी आप लोग को, समझ में आया इतना चीज के नहीं बच्चों, समझ में आया, वीडियो लाइक करें तुरंत, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है। एक स्टेप हम लोग कवर कर लिया,
अब हाई कोर्ट के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है, PIL वगैरह भी देखेंगे किस तरीके से PIL वगैरह होती है, ठीक है, क्या होता है। तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, तो भारत में बच्चों राज्य के सबसे बड़े न्याय मंदिर जो है वो उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय, कितने हैं, 25 उच्च न्यायालय, याद रखिएगा 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 214 के अंतर्गत स्थापित किया गया है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत स्थापित किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है, उसकी एक और ब्रांच यानी शाखा लखनऊ में है, ठीक है। तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है और एक और शाखा आपकी लखनऊ में है, ठीक है। समझ में आया इतना। हाईकोर्ट के बारे में देखो, भारत में कुल आपके 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। ध्यान रहे ये संख्या हमेशा बदलती रहती है, पहले आपका 24 था, अब 25 हो गया है, ठीक है। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी 214 के अंतर्गत स्थापित किया गया है, ठीक है। उच्च न्यायालय जो है उसके बारे में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 214 के अंतर्गत उसको स्थापित किया गया, उसको राइट्स वगैरह सारी चीजें दी है। हमारे उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है और उसकी एक और ब्रांच शाखा है जो लखनऊ में भी है, ठीक है। अब हम देखते हैं उच्च न्यायालय का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में। देखो फालतू बकवास नहीं करता हूं मैं, हमारा एक ये नियम है हमारी क्लासेस का कि फालतू बकवास हम लोग नहीं करते हैं, कमेंट्स बार बार पढ़ते नहीं है, ठीक है, वो सब डिस्टर्बेंस होता है। मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आपका एग्जाम है, ठीक है, आप 1 महीने पहले भी अगर आप वीडियो खोलेंगे, आप कान में ईयरफोन लगाएंगे और सीधे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो आपको पूरा चीज वो आ जाएगा, ठीक है। फालतू बकवास आपको ध्यान ही नहीं देनी, आपको स्किप नहीं करना पड़ेगा कि 2 टैप कर दिए, स्किप कर दिए या 2x स्पीड कर दिए, ठीक है। हमारी वीडियो हो सकता है अगर फास्ट अगर आपको लगती हो तो आप स्पीड कम कर सकते हैं उसको, जैसे लोगों का देखते हैं ना, बाकी टीचर का आप लोग 2x देखते हैं, 3x देखते हैं, ठीक है, 4x देखते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग 2x 3x पे नहीं देखोगे। आपको हो सकता है अगर कम करना होगा तो कम कर लीजिएगा, नहीं होगा तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, राय दे सकते हैं। हम ओपन हैं हर चीज के लिए, डिस्कशन के लिए, किस तरीके से अपने में सुधार करना है उसके लिए भी, ठीक है। तो अगर हमें धीरे पढ़ाना है, आप बोलेंगे तो हम धीरे भी और पढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं उच्च न्यायालय के संगठन के बारे में यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट। तो बच्चों उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस होता है, उसके नीचे आपके दूसरे न्यायाधीश यानी जज होते हैं, ठीक है। तो एक आपका मुख्य न्यायाधीश होता है जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट में था, और उसके नीचे आपके दूसरे न्यायाधीश होते हैं, ठीक, जज होते हैं। इनकी संख्या संविधान द्वारा निश्चित नहीं की गई है, ठीक है, कोई फिक्स्ड नहीं है कितनी संख्या हो। इस समय उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश है और 60 अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश है और 60 अन्य न्यायाधीश हैं, समझे बच्चों, समझ में आया। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और उसके नीचे दूसरे न्यायाधीश होते हैं। इनकी संख्या संविधान द्वारा कोई निश्चित नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 60 अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यायाधीशों का योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। तो उच्च न्यायाधीशों की योग्यता यानी क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए ये जरूरी बातें हैं, कौन कौन सी, वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहले आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहले यही लिखना आपको, अगर क्वालिफिकेशंस की बात रहे तो आपको भारत का तो नागरिक होना ही चाहिए ना। अब विदेशी आकर के भारत में थोड़ी ना वो चीज करेगा, वो क्या समझेगा, ठीक है। तो भारत का वो कम से कम नागरिक हो, पहली बात। फिर उसके बाद से उसकी आयु जो है वो 62 वर्ष से अधिक ना हो, 62 वर्ष से अधिक ना हो। याद रखिएगा 65 आपका सुप्रीम कोर्ट वाला है, 65 के बाद आप वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या होते हैं वो, रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो 62 वर्ष से अधिक ना हो आपका, ठीक है, जिससे आप भाई आगे जाकर के भाई सुप्रीम कोर्ट अगर आपको बनना है तो आप सुप्रीम कोर्ट की भी बन सकते हैं। और भारत के किसी न्यायालय के में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकील रहा हो। देखो हाई कोर्ट में आपके बनने के लिए, न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है कि कम से कम 10 साल तक वो न्यायाधीश रहा हो किसी भी न्यायालय में, ठीक है। अब आप डिस्ट्रिक्ट वाले में हो चाहे जिसमें हो, ठीक है, या फिर किसी उच्च न्यायालय यानी किसी हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक वो वकील हो, एडवोकेट हो, या कानून का महान ज्ञाता यानी यूरिस्ट हो। तो ये सभी आपका क्या बन जाते हैं, ये सभी आपके जज बन जाते हैं, ठीक है। समझे इतना बच्चों। देखो वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 62 वर्ष से अधिक ना हो, कार्यकाल 62 वर्ष तक हो, ठीक है। वह भारत में किसी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकील रहा हो, या फिर कानून का एक महान ज्ञान हो, ठीक है, ज्ञाता हो। आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति जो होती है
इनकी नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट की न्यायाधीशों की नियुक्ति आपके प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति। कार्यकाल जो होता है इनका 62 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं, ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट वाला 65 था आपका, 65, अरे ये है 62, ठीक है। 62 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं, ठीक है। 62 से ज्यादा इनकी उम्र भी नहीं होनी चाहिए। समझे? इतना समझ में आया कि नहीं बच्चों? समझ में आया? आगे बढ़ती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि उच्च न्यायालय की शक्तियां तथा कार्य, कौन कौन सी शक्तियां हैं और कौन कौन से पावर्स और फंक्शंस, कौन कौन से कार्य हैं, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट। तो बच्चों उच्च न्यायालय में बहुत महत्वपूर्ण कार्य और शक्तियां होती हैं। कौन कौन सी? प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, यानी वही जैसे आपका सेंट्रल वाले में था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो राजस्व यानी रेवेन्यू और आपराधिक यानी क्रिमिनल जो होता है, फौजीदारी तथा दीवानी, राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यू वाला जो हो गया, आपराधिक यानी आपका क्रिमिनल वाला होगा, दीवानी यानी सिविल वाला। दोनों प्रकार की कुछ मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में शुरू हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका सर्वोच्च न्यायालय में शुरू हो सकता है, उसी तरीके से आपका हाई कोर्ट में भी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन उसमें क्राइटेरिया दूसरा था। उसमें क्या था कि दो प्रदेश में, दो स्टेट में अगर लड़ाई हो, या फिर आपका केंद्र सरकार और स्टेट में लड़ाई हो, ठीक है, विवाद हो, तो उसमें आप सीधे जा सकते हैं। लेकिन इसमें हाई कोर्ट में आप सीधे कैसे जा सकते हैं? आपका कोई राजस्व हो, ठीक है, राजस्व का मामला हो, आपराधिक यानी फौजदारी का हो, दीवानी का, दोनों प्रकार के कुछ मुकदमे जो होते हैं वो उच्च न्यायालय में शुरू हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ईसाइयों और पारसियों में तलाक यानी डिवोर्स का मामला, विवाह कानूनी मैरिज लॉ से जुड़े मुकदमे, ठीक है, समुद्र पर हुए अपराधों यानी क्राइम्स ऑन सी, ठीक है, वसीयत यानी विल, ठीक है, जो वसीयत होती है, लोग वसीयत लिखते हैं, कंपनी कानून यानी कंपनी का जो लॉ होता है, और उच्च न्यायालय के अपमान यानी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से जुड़े मुकदमे भी सीधे सुने जाते हैं, ठीक है। समझे कि नहीं? देखो अभी हम पढ़ते हैं, अच्छे से बताएंगे फिर से। अपील संबंधित क्षेत्र अधिकार पर अभी आगे देखते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है अपील वाला, सेम वही। तो उच्च न्यायालय को भी अपने से नीचे की अदालत यानी निम्न न्यायालय जो होता है लोअर कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुनाने का अधिकार है। अपील कई तरह की हो सकती है, जैसे आपकी आपराधिक अपील, क्रिमिनल, दीवानी यानी सिविल, और नियुक्ति के विरुद्ध अपील यानी अपील्स अगेंस्ट अपॉइंटमेंट, ठीक है, नियुक्ति के विरुद्ध। समझे? इसके अलावा न्यायिका पुनरीक्षण के अधिकार यानी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को यह देखने का अधिकार है कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून और कार्य संविधान के नियमों के अनुसार हैं या नहीं। अगर नहीं है तो उन्हें रद्द यानी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो सरकार द्वारा बनाए गए कानून या जो कार्य जो हैं वो संविधान के नियमों के अनुसार चल रहा है कि नहीं है। अगर सरकार कुछ उल्टा फुल्टा कर रही है जो आपके संविधान के खिलाफ है, तो उसको वो रद्द कर सकती है, ठीक है। प्रबंध संबंधित क्षेत्र अधिकार यानी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट अपने राज्य के सभी जनपदीय मामलों यानी सिविल यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और नीचे की अदालतों पर नजर रखता है और उनका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करता है। समझे? इतना समझ में आया? आगे देखते हैं अभिलेख न्यायालय के रूप में अधिकार यानी पावर एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये भी आप रिकॉर्ड रखते हैं। तो उच्च न्यायालय के फैसलों का भी रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, और भविष्य में ऐसे ही मामलों को में उनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, हवाला दे करके। अब आते एक एक करके फिर से हम बात करते हैं। देखो उच्च न्यायालय में भी आपके कई सारे महत्वपूर्ण कार्य और शक्तियां होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? आपकी लगभग वैसी होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस रहता है। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में आपका कुछ राजस्व, आपराधिक और दीवानी मुकदमे सीधे आपके उच्च न्यायालय में शुरू हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका तलाक, विवाह कानून, समुद्र पर अगर कोई अपराध हुआ हो, ठीक है, समुद्र पर, वसीयत, कंपनी कानून, उच्च न्यायालय के अपमान, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का किसी ने अपमान किया हो, ठीक है, ये सारे मुकदमे जो है किसी ने अपमान किया हो, ठीक है, ये सारे मुकदमे जो है वो सीधे सुने जा सकते हैं आपके हाई कोर्ट में, ठीक है। आपने समुद्र पर अपराधों का देखा होगा ना, आपने सुना होगा। अभी जैसे हाल में ही आपका वो हुआ था, क्या बोलते हैं, शाहरुख खान के लड़के का केस जो हुआ था, या फिर अगर कोई ड्रग्स वगैरह का केस हो गया, आपका समुद्र के पास अपराध हुआ, ठीक है, या फिर आपका समुद्र में जो शिप वगैरह होती है वहां पे कोई चोरी वगैरह हुई, तो तमाम अपराध होते हैं समुद्र पर, ठीक है। ये सभी मामलों को आप सीधे मुकदमे सीधे आप हाई कोर्ट में सुनाई हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो अपील संबंधी है यानी अपील कर सकते हैं, तो उच्च छोटे से बड़े में जा सकते हैं, ठीक है। तो उच्च न्यायालय को अपने से नीचे की अदालत यानी जनपदीय न्यायालयों के फैसले के खिलाफ अपील सुनाने का अधिकार है, ठीक है।
अगर छोटा जो कोर्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट वाला, उसने सजा सुना दी है, आप आगे जाकर के उसको चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं हम सही हैं, हम हाई कोर्ट के पास जाएंगे, हम अपना लड़ेंगे। फिर तो हाई कोर्ट के पास आप जा सकते हैं, ठीक है। फिर हाई कोर्ट भी अगर आप कर देता है गलत, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आपका लास्ट ऑप्शन हो गया, है कि नहीं। इसमें आपका आपराधिक, दीवानी और नियुक्ति के विरुद्ध अपील शामिल है, ठीक है। फिर आता है आपका न्यायिका पुनरीक्षण का अधिकार यानी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो उच्च न्यायालय को यह भी देखने का अधिकार है कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून या फिर जो कार्य हो रहे हैं वो संविधान के नियमों के अनुसार है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो उन्हें रद्द कर सकता है। ये बहुत बड़ी पावर है, याद रखिएगा आज के जमाने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रबंध संबंधी क्षेत्र अधिकार यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो उच्च न्यायालय अपने राज्य के सभी जनपदीय न्यायालयों को यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उनके नीचे की अदालतों पर नजर रखता है और उनका प्रबंधन यानी प्रबंध करता है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा कि अभिलेख न्यायालय के रूप में अधिकार यानी पावर एज ए रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ ए रिकॉर्ड, ठीक है। इसका मतलब उच्च न्यायालय के फैसलों का भी रिकॉर्ड रखा जाता है और भविष्य में ऐसे ही मामलों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग जनपद स्तरीय न्यायालय यानी जिले के जज। ये हमारे जिले वाले हैं, तो हर आपके शहर में, आपके जिले में आपके ये होते हैं, ठीक है। तो जनपद स्तरीय यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। जिले के जज जनपद स्तर पर 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्यायालय। पहले आपके मुंसिफ का न्यायालय यानी मुंसिफ का कोर्ट, ठीक है। ये होती है आपकी छोटी दीवानी। ये छोटी दीवानी यानी सिविल मामलों को देखते हैं, ठीक है। छोटी दीवानी वाले सिविल, छोटी दीवानी मतलब दीवानी यानी आपके सिविल, ठीक है। तो छोटी दीवानी मामलों को देखते हैं। फौजदारी मामलों के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय यानी कोर्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर क्रिमिनल केसेस, ये छोटे फौजदारी आपराधिक मामलों को देखते हैं, ठीक है। तो मुंसिफ का जो न्यायालय होता है वो आपका दीवानी मामला यानी सिविल वाला देखता है, और आपका जो फौजदारी मामला होता है वो आपका कौन देखता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय होता है वो देखता है, ठीक है। दीवानी मामले के लिए सिविल जज का न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ सिविल जज केसेस, ये बड़ी दीवानी मामलों को देखती है, ठीक है। तो दीवानी मामलों में अगर कोई बड़ा केस है, ठीक है, बड़ी दीवानी मामला है, तो वो सिविल जज का न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ सिविल जज फॉर सिविल केसेस है, ठीक है। समझ में आया? देखो बच्चों, दोस्तों जनपद स्तर पर 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं आपके जनपद, ठीक है। एक होता है मुंसिफ का न्यायालय, अच्छे से समझ लो। देखो मुंसिफ का न्यायालय यानी ये छोटे दीवानी यानी छोटा सिविल मामलों को देखता है। मुंसिफ जो होता है वो बहुत छोटा मामला होता है, वो भी सिविल का, वही देखते हैं, ठीक है। फौजदारी मामला जो होता है उनके लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय ये क्या होता है? ये छोटे फौजदारी यानी आपराधिक मामलों को देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा दीवानी मामलों के लिए सिविल जज का न्यायालय होता है, ठीक है। एक बड़ा दीवानी के लिए एक मुंसिफ का न्यायालय आपने देख लिया, ठीक है, जो दीवानी का छोटा वाला देखता है। लेकिन अगर बड़ा केस हो तो वो आपका दीवानी मामलों के लिए आपका सिविल जज का न्यायालय होता है। तो ये बड़ी दीवानी मामलों को देखते हैं, ठीक है, सिविल जज वाले। मुंसिफ वाला आपको छोटे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों लोक अदालत, है ना, हमेशा लगती है लोक अदालत, है कि नहीं। तो लोक अदालत यानी झगड़े सुलझाने का नया तरीका आपका है लोक अदालत, ठीक है। तो हमारे देश के मुकदमों यानी केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है और उन्हें निपटाने में बहुत समय लगता है। इसलिए वो है ना डरा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, है ना। तो उसी तरीके से बहुत सारे आपके मामले हैं, बहुत सारे केसेस हैं, हमेशा कुछ ना कुछ केस आने लगता है और उसको निपटाने में समय लगता है। फैसला भी जल्दी नहीं सुना सकते, क्योंकि फैसला सुनाना भाई किसी के लिए अगर गलत फैसला सुना दिए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। गलत इंसाफ नहीं होगा और मासूम लोगों के खिलाफ अगर कुछ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए समय लगता है, इसलिए लोक अदालत यानी पीपल कोर्ट की शुरुआत की गई, ठीक है। तो लोक अदालत की इसी के लिए शुरुआत की गई। समय समय पर शहरों या जिलों में लोक अदालत लगाई जाती है, ठीक है। लोक अदालत ने शांतिपूर्ण ढंग से 2 पक्ष यानी पार्टीज के बीच समझौता यानी सेटलमेंट करवाकर झगड़ों को सुलझाने में बहुत सफलता पाई है, ठीक है। ये अदालतें खास तौर पर इन विषयों पर विवाद सुलझाती, ठीक है। कौन कौन से विषय? वाहन दुर्घटना, ठीक है, अगर व्हीकल इंसिडेंट हो गया, ऐसे फौजदारी मामले जिनमें समझौता हो सकता हो, ठीक है। उद्योग यानी इंडस्ट्री और बैंक से संबंधित मुकदमा, पेंशन से संबंधित मामले, विवाह और पारिवारिक मुकदमे यानी फैमिली केसेस हो गया, बिजली और गृह क्षेत्र यानी होम लोन, ठीक है, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर संबंधित मामला, और गृह कार्य यानी हाउस टैक्स, गृह कर यानी हाउस टैक्स से संबंधित मामले। तो इन सभी मामलों में आपका लोक अदालत के पास आप जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो हमारे देश में मुकदमों की संख्या बहुत बढ़ रही है, ठीक है।
और उन्हें निपटाने का बहुत समय लगता है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए एक जादू आया। क्या है? वही जादू आपका लोक अदालत है बच्चों। तो समय समय पर शहरों में, जिलों में लोक अदालतें लगाई जाती है। लोक अदालत ने शांतिपूर्ण ढंग से दो पक्षों के बीच समझौता यानी सेटलमेंट करवा करके झगड़ों को सुलझाने में बहुत सफलता पाई है। ये अदालत कुछ खास तौर पर इन विषयों पर विवाद सुलझाती है। कौन कौन से? वाहन दुर्घटना के मामला हो गया, फौजदारी मामले में समझौता हो सकता है, ठीक है, उद्योग और बैंक से संबंधित मुकदमे, पेंशन से संबंधित मामला, विवाह और पारिवारिक मुकदमे, बिजली और होम लोन वगैरह, ठीक है, उपभोक्ता संबंधित मामला हो गया, गृह कर से संबंधित मामले हो, ये सभी आपका लोकसभा में आ सकते हैं और इसमें सेटलमेंट यानी समझौता हो सकता है दो लोगों पार्टीज के बीच में, ठीक है। और आपको हाई कोर्ट वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा? इससे आपका हाई कोर्ट का भी टाइम बचेगा और आपका भी पैसा बचेगा, है कि नहीं। केस लड़ना आसान थोड़ी ना होता है। आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं जनहित याचिका यानी PIL। अब आपने कई बार कई मूवी वगैरह में, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा PIL यानी जनहित याचिका। होती क्या है ये? है आपको नहीं पता होगा ना। इसी के लिए हम आज लाए हैं जनहित याचिका। आपको पढ़ाते इतनी आसान तरीके से समझाएंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, जनहित याचिका PIL यानी गरीबों की आवाज होती है, ठीक है। दोस्तों, भारतीय कानून में एक बहुत खास चीज है जो है आपका जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL, जिन्हें जहिया भी कहते हैं, ठीक है, जहिया। तो PIL यानी जनहित याचिका PIL, जिसे जहिया भी कहते हैं, भारतीय कानून में एक बहुत ही खास चीज है, ठीक है। यह सार्वजनिक हित यानी पब्लिक इंटरेस्ट की रक्षा के लिए मुकदमा करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, अगर पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक चीज, सार्वजनिक चीजों के लिए रक्षा करने के लिए कोई मुकदमा आपको करना है तो PIL आप कर सकते हैं। जैसे अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग होता है ये। जनहित याचिका में यह जरूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति खुद अदालत में जाए, ठीक है। तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति जो है वो खुद अदालत में जा सके, या किसी भी नागरिक यानी सिटीजन व स्वयं अदालत द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर यानी फाइल किया जा सकता है, ठीक है। भारत में इसकी शुरुआत सन 1980 के दशक में हुई, ठीक है। यह आपका 1980 के दशक में शुरुआत हुई थी, ठीक है। 1980 के दशक में गलती से वो कुछ और लिखा गया था, उसको करेक्ट कर दिया गया, ठीक है। 1980 में हुई थी इसकी शुरुआत। इसे शुरू करने में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री PN भागवती का विशेष योगदान रहा। इस प्रकार का पहला विवाद बिहार में भागलपुर जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के संबंध में था, जिन्हें लंबे समय तक बिना मुकदमे के जेल में रखा गया था, ठीक है। तो इनके लिए, जनहित के लिए ये चीज आपकी थी, जनहित याचिका यानी PIL। देखो फिर से बताता हूं। देखो दोस्तों, जहिया जो है यह सार्वजनिक हित यानी पब्लिक इंटरेस्ट की रक्षा के लिए मुकदमा करने की एक तरीका है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी बात यही है कि इसमें यह जरूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति खुद अदालत में जाए। कोई भी नागरिक या स्वयं अदालत भी पीड़ितों के पक्ष में ऐसे दायर यानी कि फाइल कर सकती है, ठीक है। तो ऐसा केस कर सकती है, ऐसा फाइल कर सकती है पीड़ित के पक्ष में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पीड़ित खुद करे। यही होता आपका जनहित याचिका। भारत में इसकी शुरुआत सन 1980 के दशक में हुई, ठीक है। इसे शुरू करने में उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो थे PN भागवती का विशेष योगदान रहा। इसका पहला बड़ा केस जो था, सबसे बड़ा केस जो था पहला, वो था बिहार के भागलपुर जेल में बंद विचाराधीन कैदियों के बारे में था, ठीक है। यानी जो लंबे समय तक आपके बिना मुकदमे के जेल में रखे गए थे, ठीक है। तो ये था आपका PIL यानी जनहित याचिका। बच्चों देखो, अब पढ़ते हैं हम लोग जनहित याचिका के लाभ क्या है, यानी बेनिफिट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो समाज के गरीब यानी निर्धन व्यक्ति और कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने में जनहित याचिका बहुत लाभदायक है। जैसा कि आप लोग पढ़ा अभी हमने कि उसमें जरूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति खुद जाए कोर्ट में। अगर कोई और व्यक्ति भी जाकर के केस लड़ना चाहे तो लड़ सकता है उसके लिए, ठीक है, उसके हक में। या फिर अगर कोई भी नहीं लड़ रहा है और जज को लगता है कि मुझे इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, गलत हो रहा है समाज के साथ, तो वहां पे वो कर सकता है, PIL जज भी कर सकता है कि नहीं। तो जनहित याचिका में कानूनी न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय यानी इकोनॉमिक जस्टिस पर भी जोर दिया जाता है। यह सरकार के अत्यधिक निरंकुशता यानी तानाशाही डिक्टेटरशिप पर रोक लगाने में सहायक है, जिससे शासन जनता के प्रति ज्यादा
जवाबदेह यानी अकाउंटेबल बनता है। ठीक है, समझ में आया या ये देखो। तो जनहित याचिका का यही लाभ है बच्चों कि समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने में ये बहुत लाभदायक होता है। इसमें कानूनी न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय पर भी जोर दिया गया है और यह सरकार की मनमानी यानी जो तानाशाही है उस पर रोक लगाने की में मदद करती है, जिससे शासन जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनता है। ठीक है, सरकार अगर आपको उत्पीड़न करती है तो उस पर भी आप PIL है कि नहीं। समझ में आया? देखो इतना अच्छा से समझाया आपको। वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें। लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का क्लास यहाँ है, यही खत्म हो जाएगा आपका परिवार न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट के बारे में। ठीक है, तो कुटुंब न्यायालय यानी अधिनियम यानी फैमिली कोर्ट एक्ट जो है कि धारा 10(3) के अनुसार परिवार न्यायालय को अपनी खुद की प्रक्रिया यानी प्रोसीजर अपनाने से कोई नहीं रोक सकता। इनका मुख्य उद्देश्य झगड़ों यानी वाद या कार्यवाही सोर्स और प्रोसीडिंग को शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना और सच का पता लगाना होता है। खासकर आपके परिवार से जुड़े मामलों में जैसे तलाक हो गया, बच्चों की कस्टडी आदि। ठीक है, समझे? देखो बच्चों, दोस्तों परिवार से जुड़े जो मामलों को सुलझाने के लिए खास अदालत होती है वो होती है आपकी परिवार न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट। ठीक है, परिवार से जुड़े मामले, इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि परिवार से जुड़े जो झगड़े होते हैं जैसे तलाक हो गया, बच्चों की कस्टडी हो गई, इन सबका शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना और सच का पता लगाना होता है। ये अदालतें कोशिश करती है कि परिवार टूटे नहीं बल्कि समस्या का हल निकले। ठीक है, तो जो आपका परिवार है, फैमिली है, वो टूटे ना हो, ब्रेक ना हो, रिश्ते ना हटे, अलग ना हो। ठीक है, ये सब कोशिश करती है फैमिली कोर्ट। जरूरी बातें आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन यानी अपर हाउस या द्वितीय सदन यानी सेकंड हाउस है। ठीक है, तो राज्यसभा जो है वो राज्यसभा संसद का उच्च सदन यानी अपर हाउस या द्वितीय सदन यानी सेकंड हाउस है। उच्चतम न्यायालय की किसी न्यायाधीश का महाभियोग यानी इम्पीचमेंट द्वारा पद से हटाने की शक्ति संसद यानी पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय की किसी न्यायाधीश, कोई न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है या चीफ जज है या फिर जज है, तो उसको हटाने के लिए आप महाभियोग यानी इम्पीचमेंट द्वारा उसको हटा सकते हैं संसद शक्ति से यानी पार्लियामेंट के पास ये शक्ति है। ठीक है, देखो कुछ फैक्ट्स है कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन यानी अपर हाउस या द्वितीय सदन है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में के किसी न्यायाधीश का महाभियोग यानी इम्पीचमेंट द्वारा पद से हटाने की शक्ति संसद के पास है यानी पार्लियामेंट के पास है। समझो बच्चों, अब आते हैं आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। रिवीजन कर लेते हैं, आज की क्लास लंबी हो गई होगी। कितनी क्लास? लगभग 50 मिनट की होने वाली है क्लास। ठीक है, तो आइए अब हम लोग टॉप्स नोट डिस्कस कर लेते हैं। न्यायपालिका यानी जुडिशरी। ठीक है, सरकार का महत्वपूर्ण अंग होता है, अपराधों को दंड देना होता है अपराधियों को। ढांचा इसका कैसे होता है? उच्चतम न्यायालय यानी केंद्र में, सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट राज्य में, जनपदीय न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, जनपदीय न्यायालय, सत्र न्यायालय यानी फौजदारी, और दीवानी न्यायालय यानी सिविल। ठीक है, इन दोनों में आपका होता है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है, देश का सर्वोच्च न्यायालय है। ये एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाते हैं। ये संविधान के अभिभावक होते हैं। ठीक है, रक्षा करते हैं अधिकार, प्रारंभिक, अपीलीय, अंतिम न्यायालय, मूल अधिकारों का संरक्षक, अभिलेख न्यायालय। ठीक है, यानी रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं, प्रारंभिक वगैरह। ठीक है, योग्यता आपका भारत का नागरिक हो, 5 साल तक हाईकोर्ट का जज हो या फिर 10 साल तक हाईकोर्ट का वकील हो या फिर राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता हो, 65 वर्ष से कम उम्र आयु हो, कार्यकाल भी आपका 65 वर्ष तक है। ठीक है, उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट जो है वो राज्य का सर्वोच्च अदालत होता है। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट आपका लखनऊ, इलाहाबाद में है, उसकी शाखा जो है वो लखनऊ में है। संगठन एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। योग्यता भारत का नागरिक हो, 62 वर्ष से अधिक ना हो, 10 साल तक किसी कोर्ट में न्यायाधीश हो या फिर 10 साल तक हाईकोर्ट में वकील हो। नियुक्ति जो है आपका राष्ट्रपति द्वारा होती है। कार्यकाल आपका 62 वर्ष तक। शक्तियां इसके प्रारंभिक, अपीलीय, न्यायिका, पुनरीक्षण, प्रबंधन, अभिलेख न्यायालय, सारी चीजें। ठीक है, जनपद स्तरीय न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में मुंसिफ का न्यायालय हमने देखा, दीवानी, छोटी दीवानी। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी फौजदारी क्रिमिनल वाला, और सिविल जज वाला मतलब बड़ी दीवानी। ठीक है, लोक अदालत यानी लोक अदालत क्या है? तो मुकदमों को शांतिपूर्ण समझौता में सुलझाने के लिए वाहन दुर्घटना, फौजदारी, बैंक, पेंशन, विवाह, बिजली, उपभोक्ता, गृह कर मामलों को सुलझाया जाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा जनहित याचिका यानी PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो
सार्वजनिक हित की रक्षा करने के लिए मुकदमा होता है। पीड़ित का बिना भी कोई नागरिक या कोर्ट खुद दायर कर सकता है। ठीक है, इसको PIL दायर कर सकता है। शुरुआत इसके 1980 के दशक में PN भागवती का योगदान था इसमें। लाभ क्या हुआ? निर्धन और कमजोर वर्ग को न्याय मिला। सामाजिक आर्थिक न्याय, सरकार की निरंकुशता का अंकुश लगा। ठीक है, परिवार न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट, फिर हमने पढ़ा तो परिवार से जुड़े मामले यानी तलाक आदि का निपटारा इसमें होता है। महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखे कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा हटाने की शक्ति संसद के पास प्राप्त है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास आपका कर का अर्थ ये आपका कल की क्लासेस है। ठीक है, तो बच्चों कैसी रही आज की क्लास, समझ में आया? तो दोस्तों ये थी हमारी न्याय के तराजू और सच के रखवालों यानी न्यायपालिका की पूरी कहानी। उम्मीद है बच्चों आपको ये जस्टिस लीग क्लास मजेदार लगी होगी और आपने सीखा होगा कि कैसे हमारी न्यायपालिका हर नागरिक का न्याय दिलाने के लिए काम करती है। ये सब जानकार आपको अपने देश पर और भी गर्व महसूस होगा बच्चों। अगर आप ये वीडियो पसंद आया आपको तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खास करके जो DLED वाले हैं। और हाँ, DLED पाठशाला यानी DP पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि हम ऐसे मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे और आपकी पढ़ाई को लिए और एंटरटेनिंग बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लासेस में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हाँ, हमेशा याद रखना कि न्याय ही शक्ति है, सच्चाई ही जीत है। जय हिंद। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।